हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। नीट के लिए हम कुछ सेशन रखे हुए हैं, जिसमें से एक सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है सेल बायोलॉजी का। ये दूसरा सेशन है आज का 19 तारीख का। और आज हम लेने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 50 क्वेश्चन करेंगे और ये अल्टीमेट मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के यहीं से क्लियर हो जाएंगे। राइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। हाँ, हमारा पहला पार्ट रहेगा ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन का, जिसमें हम 1 से 25 तक के क्वेश्चन करेंगे और बाकी अपन अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। Which of the following conditions is most favorable for the formation of oxyhemoglobin at alveolar surface? बच्चों देखो, अपन को क्या बनाना है? हमको बनाना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाना है जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। राइट, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और PCO2 कैसा होना चाहिए? CO2 कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये पहले ये वाली कंडीशन देख लो अगर फुलफिल हो रही कि नहीं। हाई PO2 है, सही है, पर ये यहाँ पे गलत हो गया। चलो इसको गलत कर दो। ठीक है, लो PO2 में तो बनेगा ही नहीं, लो PO2 में बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाई PO2, लो CO2 और लो H+ कंसेंट्रेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट, चलिए। alveoli have high oxygen tension, low carbon dioxide, lower hydrogen ion concentration and lower temperature will collectively shift the curve in favor binding हो जाती है इससे ऑक्सीजन की, और क्या बन जाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। A student calculates the vital capacity VC of the healthy individual. Which formula should they choose? क्या चूज करना चाहिए? पहले तो बताओ वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी होती है कि कोई बंदा कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, जितनी हवा वो बाहर छोड़ सकता है। तो ये होता है IRV, ERV प्लस टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर present in the pons region that can moderate respiratory rhythm functions is called। बताओ, पोन्स के अंदर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सेंटर होता है? क्या कहलाता है? कीमोसेंसिटिव जोन, कार्डियोटैक्सिक सेंटर, ब्रोका एरिया, या फिर नीमोटैक्सिक सेंटर? द आंसर इज नीमोटैक्सिक सेंटर। राइट, चलिए इसका आंसर हो गया बी। राइट, ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट और रिदम को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड बाय परसेंटेज? बताओ, CO2 को अपन मतलब किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को इसको लिखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है? सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, और उसके बाद फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, और सबसे कम डिजोल्व होकर प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होती है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कितने कितने परसेंट इसका जो कंसेंट्रेशन रहता है वो होता है। ठीक है, कितने परसेंट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कितने परसेंट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और कितने परसेंट प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, चलो हाँ, आंसर है गया। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ chronic respiratory disorder causes by smoking where alveoli wall are damaged। ठीक है, स्मोकिंग से तो एक ही होता है, एम्फाइसीमा। क्या नाम है जी? एम्फाइसीमा। बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, एम्फाइसीमा इन्वॉल्व द परमानेंट ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलर सेप्टा, रिड्यूसिंग द गैसेज एक्सचेंज सरफेस एरिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन बाय विच एंजाइम कॉम्प्लेक्स? बताओ, जो थ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। थ्रोम्बिन किससे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है? क्या फिब्रिनो जिनेसिस लगता है, जिनेज लगता है, या प्लाज्मिनोजन लगता है, या एपिनेफ्रिन लगता है, या फिर थ्रोम्बोकाइनेज लगता है? क्या लगता है? थ्रोम्बोकाइनेज, ए। राइट, थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बाय कैस्केड प्रोसेस यूजिंग क्लोटिंग फैक्टर एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो क्लोटिंग में क्या क्या जरूरी है अपने? एक तो कैल्शियम आयन की बहुत जरूरी है, प्लेटलेट्स जरूरी है, और बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है जी, चलिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विच RH इनकॉम्पेटिबिलिटी? देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? जब फीमेल जो होती है वो RH नेगेटिव होती है, और उसकी शादी किससे हो जाती है? एक RH पॉजिटिव बंदे से हो जाती है। तो जब इनके बच्चे होते हैं
तो इनका बच्चा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट एनकाउंटर में तो बेबी नॉर्मल होता है, हो जाता है मतलब। पर जब इसकी डिलीवरी होती है तो बेबी और मदर का ब्लड मिक्स होता है, किसका, माइनस का और प्लस का। तो मदर की बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे कि अगली बार जब डिलीवरी होती है तो कोगुलेशन हो जाता है बेबी के अंदर, तो उसको एक्सट्रीम एनीमिया हो जाता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो मदर कैसी होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए नेगेटिव, और पॉजिटिव कैसा होना चाहिए, फादर। तो आर एच नेगेटिव मदर, फीटस आर एच नहीं, फीटस पॉजिटिव होना चाहिए। आर एच नेगेटिव मदर और फीटस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको ये ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, राइट। चलिए, RH negative mother develops antibody against the RH positive fetus during first delivery, affecting the subsequent RH positive pregnancies. Okay, right. Next question. EDV and diastolic volume 120 ml दे रखा है, ESV and systolic volume आपको 50 ml दे रखा है, हार्ट रेट दे रखी है 75 बीट्स पर मिनट। व्हाट इज द कैलकुलेटेड कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन निकालना है स्टोक वॉल्यूम। क्या निकालना है, स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ईडीवी में से ईएसवी माइनस करेंगे, मतलब 120 में से किसको माइनस करेंगे, 50 को माइनस करेंगे। कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, बचेगा 70 ml। ये अपना स्टोक वॉल्यूम आ गया। अब स्टोक वॉल्यूम को अपन जब बीट, हार्ट बीट पर मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। तो फिर 70 इंटू कितनी बीट्स पर मिनट है, 75 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 5250 ml पर मिनट, ठीक है जी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको आ जाएगा, राइट। चलिए, ये इसके कैलकुलेशन है। स्टॉक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 120 माइनस 50, तो 70 ml स्टॉक वॉल्यूम आ गया। कार्डिक वॉल्यूम के लिए बीट्स 75 बीट्स से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वेव इज अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल का बताती है। क्या पी वेव बताती है, टी वेव बताती है, यू बताती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ट्रैक्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पी वेव एट्रियल का ट्रैक करती है और टी वेव रीपोलराइजेशन को ट्रैक करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर ले जाती है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर जा रही है। जो जा रही है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी। पर लंग्स की ओर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। चलिए, इसका आंसर हो गया सी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, पल्मोनरी वेन रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, राइट। चलिए, द वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लीवर। लीवर के लिए यूज होता है हिपेटिक वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। अगर किडनी होता तो रीनल आ जाता, ठीक है जी। हार्ट होता तो कोरोनरी पोर्टल सिस्टम आ जाता, ठीक है जी। चलिए, इसका आंसर हो गया सी। हेपेटिक पोर्टल वेन फिल्टर्स न्यूट्रिएंट रिच ब्लड थ्रू द लीवर before systemic entry. During joint diastole phase, which of the following statement regarding the walls are true? Is true. बताओ, एवी ओपन हो जाता है, सेमिलर क्लोज हो जाता है, एवी क्लोज हो जाता है, सेमिलर ओपन हो जाता है, सारे ओपन हो जाते हैं या फिर सारे क्लोज हो जाते हैं, बताओ। जॉइंट डाइस्टोल, देखो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन, जॉइंट डाइस्टोल मतलब रिलैक्स होना। जब रिलैक्स होता है हार्ट तो क्या होता है, जो एवी वॉल्स होते हैं, एवी वॉल्स होते हैं, है ना, एट्रियल वेंट्रिकुलर, ये तो ओपन रहते हैं, ठीक है, और सेमिलर क्लोज रहते हैं। इसका आंसर हो गया ए, राइट। चलिए, all four chambers are relaxed, AV walls open for the blood flow into the ventricle, similar stay closed, right। चलिए, the clinical dub sound, heart sound occurs when, एक तो होती है लब, एक होती है डब। तो डब साउंड कब आती है, डब साउंड आती है कब, जब सेमिनल वॉल क्या होते हैं, खुलते हैं नहीं, बंद होते हैं। बी आंसर हो गया इसका, सेमिनल वॉल शट, राइट। चलिए, लब is the closing sound of AV valves. Dub marks the closure of seminal valve. Start from diastole.
विच स्ट्रक्चरल फीचर हेल्प्स मेंटेन हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर? किसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रेशर हाई रहता है? एफरेंट नेरो देन इफरेंट, इफरेंट नेरो देन इफरेंट, पोडोसाइट लेग गैप्स, रीनल वेन लेग। देखो, एक आने वाली होती है एफरेंट आर्ट्रियोल और जाने वाली होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट बड़ी होती है, इफरेंट छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और सारा जो फिल्ट्रेट होता है यहाँ से फिल्टर हो जाता है। ठीक है, एफरेंट कैसी होती है, नैरो, और एफरेंट क्या होती है, ब्रॉड। ठीक है, चलिए बी आंसर इसको हो गया 14 का बी। वाइड इनलेट होता है एफरेंट का, और इफरेंट का क्या होता है, छोटा होता है, नैरो आउटलेट होता है। ठीक है, fine filtration through podocyte slit in the Bowman's capsule is classified as active secretion, selective reabsorption, ultrafiltration, counter current exchange। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसेंशियल वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में किस जगह 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं? डीसीटी में, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और कलेक्टिंग डक्ट में। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है जी पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, सीटी। इसमें क्या होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की वजह से इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाता है, इसकी वजह से हेवी रीअब्जॉर्प्शन ये कर लेती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमेबिलिटी ऑफ लूप ऑफ हेनलेज लिम्स डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। इसमें आपको बताना है, देखो ये शायद थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये पूरा अच्छे से टाइप नहीं हुआ है। हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो लूप ऑफ हेनले की दोनों आर्म्स होती है, एक तो डिसेंडिंग होती है, एक असेंडिंग होती है, ये किसके लिए परमेबल है? तो अगर आपकी जानकारी की ना हो तो मैं बता देता हूँ कि जो डिसेंडिंग होती है वो तो वाटर के लिए परमेबल होती है, वाटर के लिए परमेबल होती है। ठीक है, और असेंडिंग जो होती है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल। तो अगर असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेबल है तो सोल्ट के लिए क्या होनी चाहिए, परमेबल होनी चाहिए। वापस आओ, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए परमेबल है तो किसके लिए इम्परमेबल होनी चाहिए, सोल्ट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी हो जाएगा आपको समझ में आ गया। इधर देखो, descending limb permeable for water, ascending limb impermeable for water पर permeable to salts। राइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए permeable होती है कौन सी, ascending। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन विच मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स? पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। इसका आंसर हो गया लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पैरेलली ऐसे चलती हैं, इनके बीच में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है जी, ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर ये पहुंचा देते हैं कंसंट्रेशन को, इतना कंसंट्रेट कर देते, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं यूरिन को। राइट, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डायरेक्टली ट्रिगर्स द जेजीए टू रिलीज। जेजीए पहले बताओ, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है एक खतरनाक सा पदार्थ जिसे कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं, रेनिन, जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल शुरू हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन एक्टिवेट्स द रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पाथवे टू बूस्ट ब्लड प्रेशर इन जीएफआर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडीएच? एनटीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब सुसु को रोकने वाला जो वेसोप्रेसिन है ना, ये क्या करता है, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है डीसीटी और सीटी में से, प्रमोट ग्लूकोज एक्सक्रीशन, इनहिबिट एनए रीएब्जॉर्प्शन, या फिर कोज वेसोडाइलेशन। यहाँ पे नाम लिखा वेसोप्रेसिन तो डायलेशन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है जी, प्रमोट ग्लूकोज एक्सक्रीशन, ग्लूकोज किसी भी कंडीशन में अनटिल अनलेस कोई डिसऑर्डर नहीं हो जाता ग्लूकोज शरीर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इनहिबिट एनए एब्जॉर्प्शन, एनए एब्जॉर्प्शन अगर इनहिबिट कर देगा तो प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर तो बढ़ाना है अपन को, तो क्या हो जाएगा, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ए इसका आंसर हो गया। राइट, चलिए, विच हार्मोन एक्ट्स एज अ चेक ऑन रास बाय कॉजिंग वेसोडाइलेशन एंड रिड्यूसिंग बीपी? बताओ, देखो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है जी, पर इसके विपरीत काम करता है एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या करता है, जैसे कि जो रेनिन होता है वो तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है ना, जिससे बीपी बढ़ जाता है। पर एएनएफ क्या करता है, ज्यादा अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको डायलेट कर देगा, वापस फैला देगा, तो बीपी वापस कम चला जाएगा। ठीक है, एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इसका आंसर हो गया बी, है ना।
कहाँ से निकलता है? एट्रिया से निकलता है, नाम से पता चल रहा है। और क्या करता है? ब्लड फ्लो को क्या करता है? लो कर देता है। 22, accumulation of urea in the blood due to the renal malfunction is known as, यूरिया इकट्ठा हो रहा, क्या हो रहा? यूरिया, यूरेमिया, कीटोनूरिया, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो नेफ्राइटिस आ गया, मतलब कोई इन्फ्लेमेशन की बात है, इन्फ्लेमेशन की बात है ही नहीं, तो है ही नहीं। कीटोनूरिया, अगर कीटोन बॉडी अगर आ जाए यूरिन के अंदर तो उसको बोलेंगे कीटोनूरिया, ये भी गलत है। रीनल कैल्कुलाई में आपके स्वेलिंग आ जाती है ना। और यूरेमिया, आपके ब्लड में जब यूरिया बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं यूरेमिया, राइट। टॉक्सिक स्टेट रिजल्टिंग इन द किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाती है भैया इससे, हाँ। चलिए, डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन्स द सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर, डायलाइजिंग फ्लूइड होती है वो जो मतलब जैसे कि जो डायलिसिस करते हैं, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उनके लिए डायलिसिस मशीन होती है, उसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरते हैं, तो उसके अंदर सब कुछ होता है, पर क्या नहीं होता, मतलब ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन की तरह सारी चीजें होती है, पर एक चीज नहीं होती, क्या नहीं होता? सोल्ट नहीं होते, ब्लड प्रोटीन नहीं होते, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, हाई ग्लो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता उसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो बाहर निकालना है ब्लड से, है ना, ठीक है। चलो, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटिंग द ग्रेडियंट फॉर यूरिया टू डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीवर एक्सक्रीट वेस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स वाया, जो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो हार्मोन्स होते हैं वो लीवर कैसे निकालता है? स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, बाइल जूस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, सीबम ग्लैंड्स के थ्रू, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स वाया 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 बाइल जूस, ठीक है। These substances end up in the bile juice are discharged with digestive waste, तो digestive waste के साथ ही सब चीजें कहा जाती है, बाहर आ जाती है, राइट। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन, अब बच्चों मैंने पीछे गलत बता दिया था शायद। रीनल कैल्कुलाई क्या होती है? हाँ, इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वो क्या हो जाता है? किडनी में स्टोन बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? रीनल कैल्कुलाई। आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ किससे? क्रिस्टलाइज ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, मतलब ऑक्सलेट के क्रिस्टल फंस जाते हैं बन के, इस वजह से क्या हो जाता है? किडनी स्टोन बन जाता है, राइट। चलिए, आंसर हो गया बी, ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है, पार्ट नंबर 2, जिसमें लोकोमोशन और कोऑर्डिनेशन दोनों, केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन दोनों हम इसके अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन 26 से 50 तक ये दोनों आपके बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, दोनों तीनों चैप्टर निपटाएंगे इसमें अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। द मायोफाइब्रिल डार्क बैंड इज नोन एज ए बैंड कंटेन्स विच प्रोटीन, जो डार्क बैंड होता है उसके अंदर क्या होता है? क्या सिर्फ मायोसिन होते हैं, या सिर्फ एक्टिन होते हैं, या फिर बोथ ओवरलैपिंग सिस्टमेटिकली, या फिर ट्रोपोनिन मैट्रिक्स होता है? क्या होता है बताओ? जो डार्क बैंड होता है मायोफाइब्रिल से बना हुआ, जिसको ए बैंड कहते हैं, ए बैंड में क्या होता है? ए बैंड में दोनों होते हैं, ठीक है, एक्टिन भी होता है और मायोसिन भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए बैंड स्पान्स फुल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड ओवरलैप एज बाय एक्टिन, राइट। चलिए, a sarcomere is defined as a structural segment located between two successive Z lines, दो Z लाइन के बीच की जो, जिसमें दो Z लाइन के बीच में जितना ही पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं? एक सार्कोमेयर कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, राइट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? Z लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेस्टिंग मसल मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन आर मास्ड बाय, बच्चों एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, जो कि किससे कवर रहती है? ट्रोपोनिन से। किससे रहती है? ट्रोपोनिन से। तो ट्रोपोनिन, जब कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे बाइंड होता है तो ट्रोपोनिन हटता है, तब जाके एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होती है, और मायोसिन फिर एक्टिन से बाइंड होता है, राइट। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है कैल्शियम आयन बाइंड होता है तब ये शिफ्ट हो जाता है। अनकवर द साइट ड्यूरिंग skeletal muscles contraction which of the following bands are shorten, ए बैंड छोटा होता है, एच बैंड, आई बैंड छोटा होता है, जेड बैंड छोटा होता है, या फिर माइसिन फिलामेंटेड लेंथ कम हो जाती है? बच्चों देखो, ये जेड लाइन है दो, ठीक है, यहाँ से ये बाइंड हो रहा है, ये कौन है? एक्टिन होते हैं, एक्टिन होते हैं जी। और इसके बीच बीच में क्या होता है? ये मायोसिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, कौन होते हैं जी? मायोसिन होते हैं, ठीक है जी, है ना। अब ये जो बीच में जोन बनता है ये होता है एच बैंड, इसको क्या कहते हैं? एच। और यहाँ पे होता है आई बैंड, आई बैंड, है ना, ठीक है जी। ओके, तो इन दोनों की लेंथ, जैसे कि ये पास पास आएंगे जेड लाइन, तो आई बैंड भी छोटा होगा और ये एच भी छोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट। चलिए, एज एक्टिन स्लाइड इन आई बैंड एंड एच जोन स्ट्रिंग्स ए बैंड विड्थ रिमेन कांस्टेंट, ए बैंड की विड्थ जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। The globular head of the myosin molecule functions actively as an, किसकी तरह काम करता है? मायोसिन एटीपेज,
पोलिमरेज, काइनेज या फिर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। ये होता है जी मायोसिन एटीपीज, है ना, ठीक है। ब्रेक डाउन एटीपी का करता है किसमें, एडीपी और आईपी में, है ना, फॉर एनर्जी नीड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक है। रेड मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट फटीगिंग ड्यू टू लैक्टिक एसिड, मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या हो गया, मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके पास, है ना। तो मायोग्लोबिन तो जो मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, रेड मसल फाइबर में ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए आंसर हो गया इसका बी, मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन इनिशियल इंटरनली, सपोर्ट्स द एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर स्टडी एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। चलिए, द ग्लिनोइड कैविटी is a structural feature that articulates the humerus। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ह्यूमरस कौन सी होती है। ह्यूमरस होती है ये वाली बोन, ये वाली बोन होती है ना। तो ये एक कैविटी में फिट होती है, ग्लेनोइड कैविटी में। वो ग्लेनोइड कैविटी किस में होती है, पेल्विक गडल में होती है। पेल्विक गडल तो नीचे वाली होती है। क्लेविकल, क्लेविकल ये आगे की कॉलर बोन होती है। ये होती है स्केपुला में, जो आपके ट्रायंगुलर बोन होती है ना यहाँ पे, उसके अंदर ही होती है, क्या होती है, ग्लेनोइड कैविटी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। चलिए, ग्लेनोइड कैविटी कहाँ होती है, स्केपुला में होती है ना, शोल्डर जॉइंट पे। द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स फ्यूज एंड टू एंड। जो फ्लैट स्कल की बोन्स होती हैं आपकी, वो किस जॉइंट से जुड़ी होती है, फाइब्रस होते हैं, पियोइड होता है, कार्टिलेजिनस होता है, या साइनोवियल होता है। वो होता है फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं, इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, राइट। चलिए, फाइब्रस जॉइंट से जुड़े थे, इमूवेबल सूचर्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए, और कई के होते हैं डेस्क करेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। An autoimmune disorder damaging NMJ leading to the paralysis, है ना। NMJ क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐसा डिसऑर्डर बताना है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डैमेज हो जाता है, जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइसेनिया ग्रेविस, टिटेनी, गॉट। गॉट पे तो जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं। टिटनी मतलब जो आपके नस पे नस चढ़ जाती है। माइसेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दो बच्चे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, ये भी एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, मसल जो होती है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये भी नहीं है। इसका आंसर हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस, राइट, है ना। तो ऑटोइम्यून अटैक करती है किसको, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। इसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता और क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। आंसर इसका बी हो गया, राइट। ठीक, उसको बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन लेवल इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड कैल्शियम आयन की कमी की वजह से क्या होता है, नस पे नस चढ़ जाती है, टिटनी आती है। क्या आती है, टिटनी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया रोग है ना, जिसमें जोड़े दुखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में पोर्स हो जाते हैं, और बोन के अंदर बोन वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। और फाइब्रोसिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, टिटेनी, ठीक है। लो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, रेस्ट पे होता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू के प्लस एंड नियरली इम्परमेबल फॉर एन ए प्लस, हाईली परमेबल फॉर बोथ, बोथ तो नहीं होगा, इम्परमेबल फॉर ऑल ये भी गलत है, फुल्ली एन प्लस परमेबल ये भी नहीं होता। मोर परमेबल होती है किसके लिए, के प्लस के लिए, और इम्परमेबल होती है किसके लिए, एन प्लस के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। मेंटेन द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द एक्सोन। इसकी वजह से क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कैसा रहता है, और कितना रहता है, -70 MV चार्ज मेंटेन बाय द आयन बैलेंस, राइट। चलिए, द सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो किसके अगेंस्ट जाता है भैया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ठीक है। तो क्या करता है, 3 Na+ को तो बाहर फेंकता है और 2K+ को अंदर लेता है, ठीक है। 3 Na+ बाहर, 2K+ अंदर। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। इसको याद रखना हमेशा, 3 Na+ बाहर, 2K+ अंदर। कब, रेस्टिंग के टाइम पे, रेस्टिंग के टाइम, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसका, 3 Na+ बाहर जाते हैं और एवरी 2K+ इन आ रहे हैं, ठीक है। कीप द सेल पोलराइज्ड। एक्शन पोटेंशियल अराइवल एट द एक्सोन टर्मिनल ट्रिगर्स इनफ्लक्स ऑफ विच आयन। किसकी वजह से, जो एक्शन पोटेंशियल जब कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, टर्मिनल पे पहुंचता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लक्स होता है किसका, कैल्शियम आयन का। किसका होता है जी, कैल्शियम आयन का होता है, राइट। चलिए, और कैल्शियम इन्फ्लक्स प्रमोट्स द सिनेप्टिक वेसल्स टू फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड रिलीज एंटी न्यूरोट्रांसमिटर्स, ठीक है।
इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर द सिक्रीशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड? बच्चों मेनिंजेस क्या होती है? ब्रेन की जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, कवरिंग होती है क्रेनियम के नीचे, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। तो उसको बाहर से अंदर की तरफ आपको बताना है। सबसे बाहर कौन सी होती है? सबसे बाहर होती है ड्यूरोमेटर, फिर होती है एरिक्नोइड, और फिर अंदर ही अंदर होती है पियामेटर। क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, राइट। बाहरी बार ड्यूरा, एरिक्नोइड, पियामेटर, राइट। चलिए, ड्यूरोमेटर टफ होती है, एरिक्नोइड वेब मिडिल लेयर होती है, और पियामेटर इनर बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहती है, किससे? ब्रेन से चिपकी रहती है, ठीक है। क्रेनियल शील्ड और प्रोटेक्ट सेंट्रल नर्वस टिश्यू, इसको प्रोटेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रेन रीजन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, न्यूरो हार्मोन्स? बताओ, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और कॉर्पस कैलोसम। द आंसर इज हाइपोथैलेमस। क्या करता है? हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। सर्व द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है समता, द ब्रिज बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर वेल मैनेज रहेगा तो उसको, इस स्टेट को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शनल फ्लो थ्रू अ स्टैंडर्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, है ना, उसकी करेक्ट डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले इफेक्टर पे आता है, फिर मोटर पे आएगा, फिर सीएनएस पे। नहीं, गलत हो गया है। तो यहाँ होना चाहिए था इफेक्टर, सीएनएस, फिर मोटर, ठीक है। रिसेप्टर, मोटर, सेंसरी, ये भी गलत हो गया। रिसेप्टर, सेंसरी, सीएनएस, मोटर, इफेक्टर, ये इसका आंसर आ गया बी। सबसे पहले रिसेप्टर पर रिसेप्ट होगी, फिर सेंसरी नर्व लेके उसको सीएनएस क्या जाएगी, सीएनएस को प्रोसेस करेगा, फिर वो मोटर को देगा, मोटर इफेक्टर तक वापस लेके आएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? बी। Hormones reach the anterior pituitary through the vascular route known as। हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं वेस्कुलर रूट के थ्रू। उसको क्या कहते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, रीनल लूप, या जेगुलर जुगुलर साइनस। इसको कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल रूट होता है, ठीक है जी। है, हार्मोन कहाँ पहुंचते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। चलिए, allow the hypothalamic neuro hormones to travel directly to regulate the anterior pituitary। तो हाइपोथैलेमस जो ऊपर होता है, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वो पिट्यूटरी पे अपने हार्मोन छोड़ता है ना। वो किसके थ्रू आते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल के थ्रू आते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस बट रिलीज बाय द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बताओ, ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, वेसोप्रोसिन होता है, या फिर एसीटीएच होता है, या फिर एलएचएफएसएच होता है? बताओ। ये होते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी कहते हैं, एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों कहां से निकलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पर सिक्रीट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, राइट। चलिए, इसका आंसर हो गया बी। नो सिंथेसाइज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बट सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। स्टोर करता है बस हार्मोन को और सिक्रीट करता है यहाँ से, पर बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। A deficiency of iodine in our diet lead to specifically to, अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा, गोइटर जिसे कहते हैं, राइट। चलिए, गोइटर। और T3 और T4 हार्मोन की कमी की वजह से होता है। लो आयोडीन रहेगा तो क्या होगा? T3 और T4 नहीं बनेगा, है ना। और फिर क्या होगा? जिसकी वजह से हाई टीएसएच और थायराइड एनलार्जमेंट, ऐसे घेंगा रोग कहते हैं, ऐसे गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत बड़ी सी हो जाती है, राइट। विच हार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम? ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए कौन सी जो दो होती हैं हार्मोन्स, वो एंटागोनिस्टिकली मतलब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है। पीटीएच पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन निकलता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। और पीटीएच निकलता है पैराथायराइड ग्लैंड से, और ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, राइट। बी इसका आंसर हो गया। जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, ये ब्लड से जो कैल्शियम आयन होता है उसको उठा के कहाँ फेंक देता है? बोन्स के अंदर। और पीटीएच बोन्स से कैल्शियम आयन निकाल के कहाँ डाल देता है? ब्लड के अंदर, राइट। चलिए, पीटीएच इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम, है ना, क्योंकि बोन से निकाल के ब्लड में डाल रहा है। और टी मतलब फिर थायरोकैल्सिटोनिन लोअर कर देता है, क्योंकि ब्लड से निकाल के वो बोन में डाल देता है, किसको? कैल्शियम आयन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल मेड्यूला कैटेकोलामाइन प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी बाय कॉजिंग।
रिड्यूस अलर्टनेस, अलर्टनेस को रिड्यूस करके क्या काम करना है भैया? इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, बिल्कुल ये बात सही है। ग्लूकोजन ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करता, ग्लाइकोजन को तो तोड़ता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या करेंगे भैया? हमको तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ताकि एनर्जी बन पाए, है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, कैटेकोलामाइंस कुछ भी नहीं है, एफिनेफ्रिन, नोरेफिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होता है। ठीक है जी, चलिए। फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैच आइलेट सेल्स विद द सिक्रीशन अल्फा बीटा सेल। अब मैं बता देता हूँ अल्फा सेल से क्या निकलता है। अल चलो बीटा आइलेट्स किसके होते हैं बच्चों? पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होती हैं। ठीक है, सेल्स होती हैं अलग अलग टाइप की। वो क्या, अब इसमें भी प्रॉपर वो लिखा हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। ये क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है। किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना? ब्लड से ग्लूकोज निकाल के सेल के अंदर डाल देता है। कौन? इंसुलिन। और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोजन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है जी? ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये तो कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, राइट? चलिए, ग्लूकागोन अल्फा सेल से निकलता है जिसको हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं क्योंकि ये ब्लड की ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज मेलाइटस इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है मतलब यूरिन के अंदर क्या होता है, जो आपके शुगर जो होती है, तो यूरिन में भी क्या निकलना लग जाता है? ग्लूकोज बाहर निकलने लग जाता है ना? इसकी वजह से क्या होता है? कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है, रिड्यूस यूरिनेशन, लो यूरिया, एक्सेसिव रिटेंशन। बच्चों इसके अंदर इसकी वजह से क्या होता है? कीटोन बॉडी जो होती है वो फॉर्म हो जाती है और वो यूरिन के अंदर से निकलने लग जाती है, राइट? चलिए, ग्लूकोज स्पिल्स इनटू यूरिन, ग्लूकोसूरिया जिसे कहते हैं, अलोंग विद द कीटोन फ्रॉम फैट ब्रेकडाउन। तो कीटोन बॉडीज भी आपके उसमें आ जाती हैं। अकर इन शुगर एक्सेस और रीनल थ्रेशोल्ड, है ना? तो अगर शुगर एक्सेस में होगी तो रीनल थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाएगा। चलिए, which known endocrine organ produce erythropoietin to stimulate RBC formation? ऐसी कौन सी नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड या ऑर्गन है जो कि इरिथ्रोपोइटीन निकालती है, एक हार्मोन जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है? जेजी सेल, स्प्लीन, स्टोमक, म्यूकोसा या फिर हार्ट वॉल? ये होती है जेजी सेल। जेजी सेल क्या निकालती है? इरिथ्रोपोइटीन, जिससे बोन मेरो के अंदर जाके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, राइट? जेजी सेल प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया जिसे कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। तो ब्लड बढ़ा देता है, मतलब ब्लड सेल बढ़ेंगे तो ज्यादा आरबीसी आएंगे, आरबीसी ज्यादा आएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएंगी, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स ट्रिगर्स द इफेक्ट वाया सेकंड मैसेंजर्स लाइक। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं ना हार्मोन्स, वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? जो वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते तो उनके लिए खबर पहुंचाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम आयन। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और मैसेज को अंदर लेके जाते हैं, राइट? नॉन लाइपोफिलिक हार्मोन्स रिलाई ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। ये आपका सेशन ये खत्म होता है। आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे यहाँ पे करा दी हैं। प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और स्टे कनेक्टेड, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, प्लीज सपोर्ट कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लक्ष्य साइनिंग ऑफ।